हेलो दोस्तों, चलिए आज हम देखते हैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस ईयर एमटीएस एग्जामिनेशन। ठीक है, ऑलरेडी हमने 54 क्वेश्चन तक देखे थे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए ये 4 क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन क्या है, द थीफ डैश विथ मनी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए, मेड आउट, मेड अप, मेड ऑफ, मेड ऑफ। इन चारों में से हम कौन सा मतलब सही रहेगा? पहला चीज तो आपको फ्रेजल वर्ब का मतलब पता रहना। मेड आउट का क्या मतलब है? मेड आउट यानी कि कुछ समझना, समझने को मेड आउट बोलते हैं। आई कांट मेड आउट व्हाट शी इज सेइंग। ठीक है, इसको बोलते हैं मेड आउट। अंडरस्टैंड करना। मेड अप यानी कि कोई चीज इन्वेंट करना, उसको मेड अप बोलेंगे। जैसे कि आई मेड अप एन एक्सक्यूज। ओके। और मेड ऑफ कोई भी मटेरियल चीज को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे कि दिस कार्डबोर्ड इज मेड ऑफ वुड। ऐसा ही तीनों का अलग अलग मतलब है। आई मेड ऑफ का मतलब स्केप विथ समथिंग, स्केप विथ समथिंग। अंडरस्टैंड? अभी आप मैच करिए। द थीफ मेड ऑफ विथ द मनी, यानी कि थीफ भागा क्या लेके? मनी लेके। स्केप विथ समथिंग, मेड ऑफ का मतलब। अंडरस्टैंड? आपको फ्रेजल वर्ब, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब को याद करना होगा यदि आप चाहते हैं कि आपको 4 नंबर मिले, क्योंकि हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेते फ्रेजल वर्ब से लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यू कैन डैश ऑन मी। यहाँ पर के कौन सा होगा? यू कैन होप ऑन मी, आपको लगेगा ये सही है। यू कैन बिलीव ऑन मी, ये भी आपको लगेगा सही है। यू कैन ट्रस्ट मी, ये भी आपको मे भी सही लग सकता है। और यू कैन रिलाई ऑन मी, हो सकता है आपको ये भी सही लगे, लेकिन इसमें आपको समझना होगा ये ऑन प्रीपोजिशन को देखिए। अब ऑन प्रीपोजिशन कैसा गेम खेलता है आपको वो समझना है। पहला चीज, होप के साथ कभी भी फॉर या फिर टू प्रीपोजिशन यूज होता, जैसे कि आई होप फॉर सक्सेस या फिर आई होप टू विन। नेक्स्ट, बिलीव के साथ प्रीपोजिशन इन आता है या फिर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, जैसे कि आई बिलीव इन गॉड या फिर बिलीव मी। ओके, बिलीव मी यानी कि नो प्रोपोजिशन की यूज नहीं हुआ। और इन कब होता? आई बिलीव इन गॉड, मतलब हम बिलीव का साथ 2 प्रीपोजिशन को यूज कर सकते। ट्रस्ट के साथ कोई भी प्रोपोजिशन यूज नहीं होता, नो प्रीपोजिशन। सो आई ट्रस्ट यू, ऐसा होगा ट्रस्ट में। तो ट्रस्ट के साथ कोई प्रोपोजिशन यूज नहीं होता। अब देखिए ये रिले का साथ प्रोपोजिशन ऑन यूज होता। अब आप रिलेट कर पा रहे हो? अब देखिए, यू कैन रिले ऑन मी। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दैट इज रिले ऑन मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमित हैड बीन वर्किंग हेयर। अब क्वेश्चन क्या बोलता है? अमित यहाँ पर काम करता है। अब एक चीज याद रखिए, जब भी फॉर आएगा, फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आता, पीरियड ऑफ टाइम। अब देखिए यहाँ पर फॉर, यहाँ पर है पीरियड ऑफ टाइम है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब आप सोचेंगे डी क्यों करेक्ट नहीं है? देखिए, सिंस के साथ पीरियड ऑफ टाइम है, तो सिंस के साथ कभी पीरियड ऑफ टाइम नहीं आएगा, तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर देखिए 6 मंथ एगो, ये भी नहीं होगा। हियर यहाँ में वर्किंग, ये देखिए कंटिन्यूअस में, तो मतलब 6 मंथ एगो, ये तो पास्ट का बात बताए, तो ये गलत हो जाएगा। और ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? देखिए, सिंस के साथ भी 6 मंथ यानी कि पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता, तो ये भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन एग्जैक्ट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई पोसेस डैश कम्युनिकेशन स्किल। क्या बेस्ट कम्युनिकेशन होगा, प्रोडक्टिव होगा, इफेक्टिव होगा, इफेक्चुअल होगा? इफेक्टिव। देखिए इसका आंसर इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव का क्या मतलब है? इफेक्टिव यानी कि डिजायर रिजल्ट प्रोड्यूस करना, डिजायर रिजल्ट प्रोड्यूस करने को इफेक्टिव बोलते। सो आई पोसेस इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, नॉट बेस्ट। बेस्ट नहीं होगा, प्रोडक्टिव भी नहीं होगा। अब आप सोचेंगे प्रोडक्टिव क्यों नहीं होगा? प्रोडक्टिव हम मोस्टली ग्रुप ऑफ टर्म के लिए यूज करते हैं, जैसे कि प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, प्रोडक्टिव मीटिंग, प्रोडक्टिव डिस्कशन, नॉट प्रोडक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होगा। प्रोडक्टिव एक स्टैंडर्ड इंग्लिश टर्म के लिए नहीं फिट होता, यहाँ पर एक्चुअल आंसर इफेक्टिव होगा। ठीक है, इफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलेक्ट द रिलेटेड शेप। हमें रिलेटेड शेप फाइंड करना है। आप इसको देखिए, स्क्वायर है, बस स्क्वायर का यहाँ पर अंदर का लाइंस चेंज है। यहाँ पर ऐसा था, यहाँ पर इस तरह चेंज हो गया। तो इस सर्कल है, सर्कल नेक्स्ट सर्कल कैसा होना चाहिए? इसका अगर ऐसा है तो नेक्स्ट सर्कल कैसा होना चाहिए? और ये जो लाइन है ये बीच में आना चाहिए। ऐसा कौन सा है? देखिए ये वाला है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी 8 आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय ऑड नंबर। मतलब 8 के बाद एक ऑड आना चाहिए, यहाँ पर एक ऑड, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड मतलब 8 से पहले भी ऑड आना चाहिए। तो आप देखिए कितना 8 है। पहला देखिए
8, 8 के बाद देखिए ये इवन है, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर देखिए इसके आगे पीछे इवन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यस, ये दोनों तरफ ऑड है, ये होगा। यहाँ पर 8 देखिए दोनों तरफ ऑड है, 3 एंड 7, यस ये भी होगा। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ऑड है, यहाँ पर देखिए दोनों तरफ ऑड है, कितना है 4 है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डे आफ्टर टुमारो इज फ्राइडे व्हाट विल ट्यूसडे बी। अगर डे आफ्टर टुमारो मतलब आज हम खड़े, ये टुडे है, आज हम खड़े हैं, डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो के बाद वाला जो दिन होगा ये फ्राइडे है, समझ रहे हो ना, ये फ्राइडे और टुमारो के बाद वाला दिन फ्राइडे है, मतलब फ्राइडे है, फ्राइडे का पहला दिन क्या है, थर्सडे होगा, थर्सडे का पहला दिन जो आज का दिन है वेडनेसडे होगा। अब क्या पूछा है, व्हेन विल ट्यूसडे, वेडनेसडे से पहला कौन सा दिन होता है, ट्यूसडे होता है, तो वेडनेसडे, ट्यूसडे कौन सा दिन होगा, देखिए आज हम यहाँ पर खड़े तो ट्यूसडे कौन सा दिन है, एस्टरडे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस एंड हैज, देखिए जो वोल्ट मीटर है ये एक फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब इस तरह के फिजिक्स का क्वेश्चन देकर आप फिजिक्स पढ़ने मत बैठ जाइए, फिजिक्स सब जीके में आता है, आपको बस एक स्टैंडर्ड जीके पढ़ना है। यदि क्वेश्चन आया ठीक है, नहीं आया तो मायूस मत होना, क्योंकि हमारे पास स्कोरिंग सब्जेक्ट और भी है। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। वोल्ट मीटर को सर्किट में बाकी एलिमेंट के साथ पैरेलली कनेक्ट किया जाता है। वोल्ट मीटर का जनरली हाई वोल्टेज रहता है, हाई वोल्टेज, जब कभी हाई वोल्टेज रहेगा तो करंट का पासेज लो रहेगा, और जब भी वोल्टेज लो रहेगा करंट का पासेज हाई रहेगा। अब वोल्ट मीटर का हाई रेसिस्टेंस क्यों रहता है, रेसिस्टेंस यानी कि इम्पीडेंस, क्यों इम्पीडेंस ज्यादा रहता है, जब इम्पीडेंस ज्यादा रहेगा तो ये कोई करंट फ्लो होने नहीं देगा, यानी कि ऑलमोस्ट नो करंट, यानी कि सर्किट को डिस्टर्बेंस नहीं होगा और एक्यूरेट वोल्टेज रीडिंग देगा। इसी वजह से वोल्ट मीटर को इंस्ट्रूमेंट में यूज करते पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, और इसका हाई इंपीडेंस रहता है, यानी कि हाई रेसिस्टेंट। वाई हाई रेसिस्टेंट, हाई रेसिस्टेंस होगा तो लो करंट फ्लो होगा, लो करंट फ्लो होगा तो सर्किट का रेसिस्टेंस रहेगा, सर्किट डिस्टर्ब नहीं होगा, नो डिस्टर्बेंस टू द सर्किट, और यहाँ पर एक्यूरेट वोल्टेज रीडिंग मिलेगा। सो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद करने के लिए, वोल्ट मीटर के लिए हमेशा से रेसिस्टेंस हाई रहेगा, हाई रेसिस्टेंट, लेकिन वहीं पर उसका ऑपोजिट एम मीटर होता है, एम मीटर उसका रेसिस्टेंस बहुत लो रहेगा, लो रेसिस्टेंस। ठीक है, अब फिजिक्स का ऐसा रैंडमली एक दो क्वेश्चन आ जाएगा, इसको देखिए घबराइए मत। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इको मार्क इज अ सिंपल रिलेटेड टू, इको मार्क किसके लिए सिंबल होता, देखिए गुड फॉर सेफ इन्वायरमेंट, इंपोर्टेड गुड, बेस्ट क्वालिटी गुड, एक्सपोर्ट गुड। यदि आप सामान खरीदते हो और सामान को ध्यान से देखते हो तो आप में से बहुत जन जवाब जानते होंगे, बोलते होंगे, ये है गुड फॉर सेफ इन्वायरमेंट, सेफ इन्वायरमेंट के लिए रहता है इको मार्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए क्या है, 7, 56, 9। अब देखिए 7 और 56 में हमें एक ऐसा रिलेशन ढूंढना है जो 9 और नेक्स्ट टर्म के साथ बना सके। आप एक रिलेशन सोच सकते हो, 7 देखिए 8 7 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा। ठीक उसी तरह हम 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 8 72। अब आप ऑप्शन देखिए क्या 72 ऑप्शन में है, नो नो नहीं है, तो मतलब ये हमारा ट्रिक जो हो गया रॉन्ग हो गया, ये ट्रिक को अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या अप्लाई कर सकते हैं, अब और एक ट्रिक देखिए। अब यहाँ पर देखिए 7 8 56, मतलब 7 से एक नंबर बढ़ा के हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक उसी तरह 9 से हम एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेते, चलो 10 से मल्टीप्लाई करते, 9 इंटू 10 90 हो गया ना। देखिए ऑप्शन है कहीं पर यस। आपको रीजनिंग का ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह थोड़ा लॉजिक लगा के सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है करेक्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, डिसीज हेल्थ, डिसीज और हेल्थ के बीच में एक ऐसा रिलेशन है, उसी तरह में फ्रीडम और नेक्स्ट वर्ड के बीच में ढूंढना होगा। ये देखिए ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट वर्ड है, डिसीज हेल्थ, फ्रीडम उसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, फ्लाइट, दुखी, प्लेजर, नो, ब्यूटी, नो, स्लेवरी। फ्रीडम आपको फ्री मिलता है, फ्रीली आप घूम रहे हो, और स्लेवरी यानी कि आप किसी का गुलाम हो, फ्री नहीं हो, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनु इज स्ट्रॉन्गर देन राहुल। चलो हम इसका सीक्वेंस बनाते हैं, मनु किससे स्ट्रॉन्ग है ज्यादा, राहुल से, तो राहुल इसका नीचे आएगा। अनिल इज वीकर देन राहुल, अब अनिल किससे वीकर है, राहुल से, तो अनिल नीचे आएगा राहुल से। अब देखिए किरण इज स्ट्रॉन्गर देन राहुल, किरण कौन है, ओ एक, किरण राहुल से स्ट्रॉन्गर है, तो किरण राहुल का ऊपर आएगा। मनु इज वीकर देन किरण, बट मनु किरण से वीक है, मतलब किरण ऊपर आएगा। यस, अब पूछा है हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, अब इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, अब देखिए किरण, किरण ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन है करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट टू लाइफ इज अ डैश पॉलिटिकल राइट, नेचुरल राइट, लीगल राइट और सिविल राइट, इन चारों में से कौन सा राइट है? देखिए, राइट टू लाइफ एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ डिस्क्राइब करता है, और राइट टू लाइफ जो कि फंडामेंटल राइट है, इसको लीगल राइट कहते हैं क्योंकि इसको प्रोटेक्ट किया जाता है लॉ के द्वारा, प्रोटेक्टेड बाय लॉ, सो इट इज से लीगल राइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फाइंड द ऑड वन। ऑड वन को हमने फाइंड करना है। टोमेटो, कोकोनट, कैरट एंड मैंगो, आप इसमें से चारों में से ऑड कौन से आप सोचिए। देखिए, हम सबको लगता होगा कि टोमेटो वेजिटेबल है, नो ये फ्रूट है, ठीक है। कैरट क्या है? फ्रूट है, वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल है। मैंगो क्या है? फ्रूट है। कोकोनट क्या है? फ्रूट है। तो अब आप ही बताइए कौन सा ऑड है? ऑब्वियसली कैरट है ऑड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 69, 49 है, 56 है, 21 है, 36 है। थोड़ा सोच के बताइए कौन सा? एकदम इजी है। यहाँ पर आंसर 36 होगा। क्यों 36? क्योंकि ये सारे हैं 7 का मल्टीपल, सब 7 से मल्टीपल होता है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 70 to 74 डील विथ पैसेज। ठीक है, अब पैसेज को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं? आप एक मॉक टेस्ट का पेपर लीजिए, मॉक टेस्ट का बुक ले लीजिए, और उसमें जितना भी पैसेज है उसको बार बार रीड करिए और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जैसे आप करेंगे तो आपका कहेगा पैसेज में होल्ड आना शुरू हो जाएगा। शुरू में आपको बहुत तकलीफ होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको ये इजी लगेगा, और यही एक प्रैक्टिस है जिसका बदौलत आप एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स आप इजीली अचीव कर सकते हो। क्यों? लास्ट क्लास में हमने अराउंड 5 क्वेश्चन पैसेज से किया था, इस क्लास में अराउंड यहाँ पर भी 5 क्वेश्चन है पैसेज से। मतलब सोच लीजिए, आपको सिर्फ पैसेज को प्रैक्टिस करना है, इसी का अंदर क्वेश्चन है और इसी का अंदर आंसर है, तो आपको बस इसी को सॉल्व करके 10 मार्क्स मिल जाएगा, आप इजीली 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये पैसेज को भी आप खुद से पढ़िए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए, यहाँ पर इस क्वेश्चन मैथ्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, सम ऑफ 53 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी। 3 जन के बीच में 53 डिवाइड होता है, हम 3 को लिख देते ए बी सी लिख दिए। अब देखिए, इन सच ए वे दैट ए गेट 7 मोर देन बी एंड बी गेट 8 मोर देन व्हाट सी गेट। मान लीजिए यहाँ पर सी को कितना मिलता है? एक्स मिलता, तो बी गेट 8 मोर देन व्हाट सी गेट, तो बी को एक्स प्लस 8 मिलेगा। ओके, मिलेगा। ए गेट 7 मोर देन व्हाट बी गेट, मतलब ए को 7 ज्यादा मिलेगा बी से, तो यहाँ पर देखिए ए को x प्लस 8, ये b का 7 ज्यादा मिलेगा, ये a का अमाउंट होगा। यस, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये देखिए, a प्लस बी प्लस सी तीनों को मिला के कितना मिला? 53, मतलब x प्लस 8 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस x इज इक्वल टू 53। यस, अब यहाँ में देखिए 3x प्लस 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 23 हो जाएगा 53। इसको आप करोगे तो x इज इक्वल टू 10 मिलेगी। देखिए, इसको सॉल्व करो, 23 ये तरफ जाएगा, हमें 30 मिलेगा, 3 1 टाइम कटेगा, 10 मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब x का a को कितना मिलता है? आप यहाँ से प्लस करिए, x का वैल्यू 10 है, 10 यहाँ पर करिए, 10 प्लस 8 प्लस 7, ओके, 18 20 25, a को 25 मिलता है, यहाँ पर 10 है, 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 10। ओके, अब देखिए, अब हमें रेशियो पूछा है ना तीनों का, द रेशियो ऑफ देयर शेयर, कौन सा रेशियो सही होगा, कौन सा आंसर? अब देखिए आंसर हमें मिला 25 18 10, तो यह है 25। यस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 25 18 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल? ये देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जैसे कि लास्ट में हमने देखा था। ये देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन, कुछ भी वोल्ट मीटर का दिया है, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख के आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होकर पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री मत पढ़ने बैठे, ये बस जीके का एक पार्ट है। आप रैंडमली, जनरली हम जीके को जैसे पढ़ते वैसे ही पढ़ेंगे आने वाले क्लास में, बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना कोई भी एक टॉपिक को, क्योंकि इसमें हमारा टाइम जाएगा और बाकी क्लास छूट जाएगा। मतलब बाकी सारा कॉन्सेप्ट इंग्लिश, हमारा मेनली स्कोरिंग सब्जेक्ट क्या होगा? इंग्लिश होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड होगा, उसके बाद अर्थमेटिक होता, उसके बाद मैथ्स, सॉरी जीके होता। क्यों ऐसा मैंने पैटर्न बनाया? इंग्लिश में बहुत सारे, देखिए पैसेज में आपको 10 मार्क्स मिलता है, सिनोनिम्स एंटीनिम्स में 10 मार्क्स मिल जाएगा, 20 मार्क्स तो आपको इजीली मिल जाएगा। थोड़ा एरर का एक 4 से 5 क्वेश्चन आता है। देखिए, आप एरर को देख के सारा दिन एरर में मत पढ़ने बैठ जाइए, सबको आपको इक्वल टाइम देना है, क्योंकि सारा टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह एप्टीट्यूड तो बहुत इजी होता है, उसमें आप 25 में 25 स्कोर करने का टारगेट रखना।
उसके बाद आता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में 25 में एटलीस्ट कोशिश करेंगे 15 से 20 मार्क्स मिल जाए। और जीके तो इतना वास्ट है, अंडर द सन एवरीथिंग इज काउंटेड एज जीके, कुछ भी चीज जीके हो जाएगा। तो आप जीके के लिए बस एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करें। हम नेक्स्ट क्लास में हम जीके भी पढ़ेंगे, तो जस्ट एक स्टैंडर्ड जीके पढ़ेंगे, उसके बाद अगर उसका अंदर से आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नर्वस मत हुए, बाकी स्कोरिंग सब्जेक्ट तो है ना। अब इस क्वेश्चन को ही हम देख लेते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट, ये देखिए नॉट को याद ध्यान से देखना, इस मैक्रोमोलिक्यूल, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है। पहले तो ये है कि मैक्रोमोलिक्यूल क्या है। मैक्रोमोलिक्यूल एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता, उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, ग्लूकोज, इंसुलिन, स्टार्च एंड डीएनए। ग्लूकोज क्या है, ये एक सिंपल शुगर है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल नहीं है। इंसुलिन एक टाइप का प्रोटीन है। सो ये बहुत सारा स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है। सो ये एक टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल है। स्टार्च एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड यानी कि बहुत सारा स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है। सो इट इज ऑल्सो ए मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और डीएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है, इसीलिए ये भी एक मैक्रोमोलिक्यूल है। सो ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ग्लूकोज इज जस्ट ए सिंपल शुगर, इट इज नॉट ए मैक्रोमोलिक्यूल। ग्लूकोज इज जनरली ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 से 80 तक। द पाई चार्ट शो हाउ स्कूल फंड इज स्पेंड अंडर डिफरेंट हेड इन स्कूल। पाई चार्ट शो किया गया है और हमें बताना है कि कितना स्पेंड किया गया डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स में। पहली चीज तो आपको ये समझना है, कोई भी सर्कल का जो सेंटर होता है वो 360 डिग्री में होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, व्हाट परसेंटेज। देखिए वहां पर क्वेश्चन डिग्री में दिया है, लेकिन हमें पूछा परसेंटेज में गया है। व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन लैब, लैब के ऊपर कितना परसेंटेज स्पेंड किया गया। देखिए यहाँ पर परसेंटेज में पूछा गया आंसर भी, तो और हमें डिग्री में गिवन है। तो यहाँ पर एक चीज समझने, जो 360 डिग्री इज इक्वल टू 100%, क्योंकि 360 डिग्री में सारे चीज कवर होता है और टोटल ऑफ एवरीथिंग इज 100%। अब यहाँ पर 1 डिग्री कितना हो जाएगा, 100% बाई 360 डिग्री, और इसको यदि हम काटेंगे तो 1% इज इक्वल टू 5/18% हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लैब का परसेंटेज फाइंड करना है। देखिए लैब का कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। हमने निकाला था 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/18%, और लैब का कितना डिग्री है, लैब का हमारे पास 90 डिग्री है, और लैब का परसेंटेज पूछा है, तो 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 5/18 इंटू 90 कर देंगे, तो ये इसको काटने से 9 2 जा 2 5 जा, यहाँ पर हमें 25 मिलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट देखिए, इफ द टोटल फंड स्पेंड 5.4 lakh, what was the total amount spent on lab and library। लैब एंड लाइब्रेरी में कितना फंड स्पेंड किया, अगर टोटल अमाउंट इतना है। अब देखिए लैब का तो टोटल परसेंटेज हमने निकाला ना 25%, फर्स्ट क्वेश्चन से हमें 25% मिला है। अब लाइब्रेरी का कितना है, पहले तो लाइब्रेरी का हमें तो डिग्री में ही दिया है, लाइब्रेरी का कितना है, देखिए 60% डिग्री है, तो हमको पहले 60 डिग्री को परसेंटेज में निकालना है। फिर हम सेम ही अप्लाई करेंगे लॉजिक, 60 डिग्री को परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 5/18% है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 5/18 इंटू 60 डिग्री कर देंगे, यहाँ पर 6 3 यहाँ हमें 50/3% मिलता। अब देखिए हम 50/25% जो लैब का था और 50/3% को प्लस कर देंगे, प्लस करने से हमें 75% प्लस 50% डिवाइड बाय 3 मिलेगा, और इसको प्लस करने से 125/3% मिल जाएगा। और हमें क्या फाइंड करना है, टोटल फंड में से इन दोनों का ऊपर स्पेंड कितना हुआ, तो इन दोनों को स्पेंड करने का फाइंड करने का 125/3 इंटू 5.4 लाख। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और काटेंगे, 3 1 3 8 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, हमें 2.25 लाख मिलेगा। तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा हो जाएगा, डी 2.25। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, या फिर मैं यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, चलो दिखा देती हूँ। देखिए 125 पॉइंट को डेसिमल को हटा दीजिए, आप पहले मल्टीप्लाई करिए। 1 2 5 को 18 से कैसे मल्टीप्लाई, हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 1250 लिख देंगे, 5 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 2 जा 16, बैलेंस 4 20 हो जाएगा, और 8 1 8 9 10, ठीक। यहाँ पर 0
0.522 और एक नंबर के बाद डेसिमल था और हमारे लाख में पूछा गया तो इसको हम डबल पॉइंट के बाद डेसिमल डाल देंगे, ठीक है। तो हो गया, हमें 2.25 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इन स्पोर्ट एंड लेबोरेटरी। लेबोरेटरी और स्पोर्ट में कितने एक्सपेंडिचर है, यह देखिए स्पोर्ट्स में तो 120 डिग्री, लेबोरेटरी ये देखिए ये लाइब्रेरी है, कंफ्यूज मत होइए, और ये लैब्स जो दिया ना ये लेबोरेटरी। स्पोर्ट्स में 120 और लेबोरेटरी में 90, हम लिख देते यहाँ पर स्पोर्ट्स में 120 था और लेबोरेटरी में 90 था, जो जिससे काटता काटेंगे देखिए क्या मिलता है 4/3, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। what are the two head which have the same amount of expenditure, कौन सा हेड में सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, देखिए लैब एंड लाइब्रेरी, लैब एंड लाइब्रेरी का क्या सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर पहले तो हम इसको मिटा देते हैं, लैब का देखिए लैब का 90 है, लाइब्रेरी का 60 है, नो लैब एंड लाइब्रेरी का नहीं है। नेक्स्ट चेक करिए मिसलिनियस एंड लाइब्रेरी, अब चेक करते हैं मिसलिनियस का 60 एंड लाइब्रेरी का 60, यस ये दोनों हेड का सेम एक्सपेंडिचर है, मिसलिनियस 60 लाइब्रेरी 60, तो ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रीमिया वार वाज फॉट इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, क्रीमिया वार किस साल में लड़ा गया। क्रीमिया वार 1853 से 1856 के बीच में लड़ा गया। आज का डेट में क्रीमिया यूक्रेन का पार्ट है, लेकिन उस वक्त क्रीमिया वार मेनली क्यों लड़ा गया, देखिए उस वक्त दो तरह के पार्टी थे, एक तरफ रशिया था और दूसरे तरफ था फ्रांस, ब्रिटेन, ओटोमन एम्पायर था और सार्डिनिया था, ये 4 कंट्रीज थे। इनका मेन पर्पस क्या था, रशिया मेनली ओटोमन एम्पायर जो कि उस वक्त बहुत कमजोर हो गया था, उसका ऊपर कब्जा चलाना चाहता था। वही दूसरी ओर जो फ्रांस और ब्रिटेन था वो नहीं चाहते थे कि रशिया पावरफुल बने, रशिया उभरे, रशिया आगे बढ़े। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था उस वक्त, जो होली प्लेस जेरूसलम था उसका ऊपर कौन कब्जा करेगा, उसका ऊपर अपना रूल कौन जमाएगा, इस वजह से इनका आपस में लड़ाई था, उसी को बोलते हैं क्रीमिया वार। अब क्रीमिया कहां पर लोकेट करता है, आप एक बार देख लीजिए मैप से, ये देखिए ये वर्ल्ड मैप है, ये है यूक्रेन, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करूंगी तो आपको और अच्छे से दिखाई देगा, देखिए ये है यूक्रेन और ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्रीमिया, क्रीमियन पेनिनसुला, पेनिनसुला है, ठीक है। ये कहां पर लोकेट करता है, ये देखिए यहाँ पर मेडिटेरियन सी और ये है ब्लैक सी और ये है कैस्पियन सी, ब्लैक सी में क्रीमियन पेनिनसुलर लोकेट करता है। सो मेनली क्रीमिया वार 1853 से 1856 के बीच में लड़ा गया, तो मोस्ट प्रोबेबल आंसर इज ऑप्शन सी 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉकेट मूव्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखिए इसका डायरेक्ट आंसर है मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। रॉकेट कैसा वर्क करता है, पहले तो समझिए रॉकेट एक ऐसा व्हीकल है जो हाई स्पीड फ्यूल, हाई स्पीड गैस रिलीज होने का वजह से मूव करता है। कैसे, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो बर्न होता है, बर्न होके रॉकेट का नजल से बाहर आता है और वो बैकवर्ड, रॉकेट ये है, मान लीजिए रॉकेट है तो नोजल से बाहर आके ये फ्यूल हाई स्पीड में बैकवर्ड मूव होएगा और जिस वजह से ये रॉकेट फॉरवर्ड मूव होएगा। यहाँ पर यूज होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि ये जो हाई स्पीड गैस और बैकवर्ड जाता है, ये बैकवर्ड ही फॉरवर्ड मूव करने में मदद करता है रॉकेट को, और इस तरह रॉकेट स्पेस में मूव करता, स्पेस में उड़ पाता। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि कोई भी चीज को आप धक्का दो, वो जितना पीछे की ओर जाएगा उतना ही आगे की ओर जाएगा। जैसे कि गैस जितना पीछे की ओर जाता है उतना ही रॉकेट आगे की ओर जाता है, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो रॉकेट कौन सा प्रिंसिपल में वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको आज के बाद से याद रहेगा कि रॉकेट का मूव करने का, रॉकेट उड़ने का प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंटिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 बट द रिटेलर गेट ए डिस्काउंट ऑफ 40%। क्या बोला, प्रिंटिंग प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 900 रुपीज एंड डिस्काउंट क्या बोला है 40% बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। ही सेल्स द आर्टिकल यानी कि ये बंदा प्रिंटिंग करा के डिस्काउंट में लाकर अब ये बेचता है किसी और कस्टमर को। उनका सेलिंग प्राइस क्या था 900 रुपीज। तो पूछा क्या गया, रिटेलर गेन परसेंटेज, उनका गेन क्या था। गेन फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस का बिना हम प्रॉफिट नहीं फाइंड कर सकते, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड करेंगे, हम इस डिस्काउंट को यूज करके कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे। हाउ, अब देखिए डिस्काउंट कितना है 40% का डिस्काउंट था। डिस्काउंट को 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं रेशियो में, यस। इस रेशियो का ये मतलब है यदि 5 रुपीज
मार्केट प्राइस था तो उसने 2 रुपए का डिस्काउंट देके उसने उस वस्तु को 3 रुपए में बेचा। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा मार्केट प्राइस 900 था, नॉट 5 रुपीज। 900 5 रुपीज नहीं था, ये 5 से कितना ज्यादा था, 5180 टाइम ज्यादा था। तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये जो रेशियो का हिसाब से जो कॉस्ट प्राइस था हमें 3, इस 3 से 180 को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट को, तो हमें यहाँ पर 540 मिलेगा। ओके, 540 मिल गया। अब हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया और हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है 900, तो हमें कितना का प्रॉफिट, देखिए कॉस्ट प्राइस 540, सेलिंग प्राइस 900, प्रॉफिट हुआ होगा कितना का प्रॉफिट, यहाँ से हमें 60 मिलता है, 360 का प्रॉफिट मिलता है। हमें प्रॉफिट कितना का मिला, 360 का मिला, 360 रुपीज का प्रॉफिट मिला। और प्रॉफिट परसेंटेज हम किस में निकालते, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 540 रुपीज है, इंटू 100 परसेंटेज फाइंड करने के लिए 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 9 6 54, 9 4 36, यहाँ पर 2 3 2 2 ये हमें मिल गया 200/3%। अब आप ऑप्शन देखिए 200/3% का गिवन नहीं है ना, लेकिन डिनोमिनेटर में देखिए 3 कहाँ पर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। फ्रैक्शन के इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके देखिए हमें 200/3 ही मिलेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन a neutral atom is converted into anion, its size increase, size decrease, atom number increase, atomic number decrease। यहाँ पर एक चीज देखिए, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और आई थिंक ये 10th क्लास में भी ये चीज है केमिस्ट्री में, तो समझिए। जब एक एटम एनोयन, एनोयन यानी नेगेटिव चार्ज आयोन है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आयोन्स है। जब एन एटम नेगेटिव चार्ज आयन को गेन करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं, कई सारा एक और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी गेन करता है, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होता है तो साइज ऑफ द एटम इंक्रीज हो जाता है, मतलब एटम का जो रेडियस इंक्रीज हो जाता है। रेडियस इंक्रीज होना यानी कि साइज इंक्रीज होना। यहाँ पर देखिए, न्यूट्रल एटम इज कन्वर्टेड इनटू एनोयन यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन, मतलब इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज हुआ, साइज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, डिक्रीज इंक्रीज होएगा। यानी कि मान लीजिए क्लोरीन आए और क्लोरीन में एक नेगेटिव आयन आ गया, Cl नेगेटिव हो गया, इसका मतलब है कि Cl आयन, क्लोरीन आयन इज ग्रेटर देन, मतलब लार्जर देन क्लोरीन। और इसका ऑपोजिट भी है, जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता उसको कैटायन बोलते हैं, कैटायन। और जब गेन करता है, एटम गेन करेगा, ये देखिए इसको बोलते हैं लूज करना, लेकिन हमें साइन पॉजिटिव डालेंगे इलेक्ट्रॉन का केस में। और जब ये गेन करता उसको हम लोग नेगेटिव डालेंगे। यहाँ पर देखिए इसको बोलेंगे लूज, लूज करना, और यहाँ पर देखिए गेन करना, गेन में हम लोग नेगेटिव साइन डालेंगे, इसको हम लोग आयोन्स बोलेंगे। और कैटायन कब बोलेंगे, जब वो लूज करता। अब देखिए जब गेन करेगा तो साइज इंक्रीज होएगा, साइज इंक्रीज होता है, और जब लूज करेगा तो साइज डिक्रीज होगा, नीचे जाएगा। याद रखिएगा, एटम आयोन्स गेन करता, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का बीच में रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इंक्रीज होता है, जिस वजह से एटम का रेडियस इंक्रीज होता है, यानी कि साइज इंक्रीज होता। गेन साइज इंक्रीज होना, लूज साइज डिक्रीज होना, गेन में नेगेटिव साइन होता और लूज में पॉजिटिव साइन होता। दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए, विच फेमस हॉकी प्लेयर हैज रिटन द बुक गोल्डन हैट ट्रिक। देखिए ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर ध्यानचंद्र है। बस आप बुक्स पढ़िए, जरूरी नहीं अभी सब बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दे, कौन सा बुक किसने लिखा, लक बाई चांस है और एक करंट अफेयर टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, तो पढ़िए। अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आओ तो मायूस मत होइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये देखिए इतना सारा नंबर है, आप ना ये सारे नंबर को प्लस करके सॉल्व करने मत जाइए। ऐसे क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, क्या है ट्रिक वो देख लीजिए। ये देखिए हम देखिए दोनों तरफ 1.498 है, 0.679 है, दोनों तरफ है डिनोमिनेटर में, तो ऐसे चीज में कोई एक नंबर को ए कंसिडर करे, कोई दूसरा नंबर को बी कंसिडर करे। कर लिए, अब चलिए हम आगे बढ़ते। ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ए इंटू बी। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए आप नंबर को भूल जाइए, अब बस हम इसी से सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट को ओपन करने से क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ तक ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस एज इट इज नेगेटिव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट ए इंटू बी, अब इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करने से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
नेक्स्ट माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस यहाँ पर आके प्लस 2ab हो जाएगा और डिनोमिनेटर में तो हमारा ए बी है ही। ओके, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये देखिए ए यहाँ पर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा 2ab प्लस 2ab, यानी कि हमें 4ab मिलता है और डिनोमिनेटर में ab है। ए बी कैंसिल करने से हमें डायरेक्ट 4 आंसर मिलता है। अब देखिए ऑप्शन कहीं पर है, ये देखिए ऑप्शन डी 4 गिवन है। आप देख सकते हो हमने बिना नंबर यूज करके जस्ट ए बी से ही हमने आंसर ला दिया, यही होता है ट्रिक। नेक्स्ट देखते हैं, हु सेड द पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन, ये किसने कहा था? देखिए हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है अरविंद घोष है। अब कंफ्यूज मत होना, बाल गंगाधर तिलक ने नहीं कहा था पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ ए नेशन, ये अरविंद घोष ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पीस ऑफ पेपर इज फोल्ड एंड कट एज शो बिलो, आपको ये पीस ऑफ पेपर का हिसाब से आपको बताना है। देखिए इसको एक बार फोल्ड किया गया, इस फोल्डिंग के बाद एक और फोल्डिंग किया गया, फिर एक और फोल्डिंग किया गया। ऐसे क्वेश्चन को आप पेपर कट करके भी एक बार घर में प्रैक्टिस कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर जो कटिंग है ना, ये ऐसे शेप में, जब इसको खोलोगे तो कुछ डायमंड शेप में आएगा। तो आप देखिए ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, दो दो कोना में नहीं किया, बीच में मिडिल में आना चाहिए। देखिए मिडिल में है ना, तो मिडिल में आना चाहिए, तो ये भी नहीं, ये शेप डायमंड शेप यहाँ पर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम इज 25, व्हाट इज द सम? सम पूछा गया और डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिवन एज 25 रुपीज फॉर 2 ईयर एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, इसका क्या होगा? आप देखिए इसका एक इम्पोर्टेंट और सिंपल फॉर्मूला है, डिफरेंस इज इक्वल टू रेट, सॉरी, डिफरेंस इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ऑफ रेट बाय 100 स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस तो हमें 25 दिया है, ये 2 ईयर का है फॉर्मूला, याद रखिएगा 3 साल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ओनली 2 ईयर। ओके, 25 है डिफरेंस और प्रिंसिपल तो हमें फाइंड करना है, रेट क्या है 1, और यहाँ देखिए 4% है तो 4/100 कर देते, या फिर 4% को रेशो में कन्वर्ट करो, 4% को रेशो में कन्वर्ट करने से 1/25, हम रेट का जगह 1/25 लिख देंगे और स्क्वायर कर देते। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 25 इज इक्वल टू पी इंटू 1/25 इंटू 1/25, ये तरफ चल जाएगा, 25 इंटू 25 इंटू 25 हो जाएगा इक्वल टू पी, यानी प्रिंसिपल इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625 इंटू 25, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 15625 हमें मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें डिफरेंस का फॉर्मूला मालूम होना, और ये याद रखिएगा ये जो डिफरेंस जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये सिर्फ 2 ईयर के लिए एप्लीकेबल है, 3 साल के लिए दूसरा फॉर्मूला है। जब हम ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक देखेंगे तब हम बताएंगे कि वो फॉर्मूला क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस, यानी कि इंग्लिश का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, हमें ये फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, द स्पीकर सेड यू ऑल हैव द डिवाइन लाइट इन यू, द स्पीकर सेड, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, जब ये पास्ट टेंस में है तो हैव को हैड में कन्वर्ट कर देंगे, यू ऑल को दे ऑल में कन्वर्ट कर देंगे, एंड सेड का बाद दैट यूज होगा। ठीक है, अब चेक करिए, द स्पीकर सेड दैट मिसिंग है, सो ये नहीं होगा, द स्पीकर सेड दैट तो है, दे ऑल हैव होना, हैड होना चाहिए हैव का जगह, द स्पीकर सेड दे ऑल हैड तो है लेकिन यहाँ पर दैट मिसिंग है। अब यहाँ पर देखिए द स्पीकर सेड दैट है, दे ऑल हैड है, सो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द मिस्टर कपूर said to washerman, can you bring this clothes washed and iron by Monday morning। यहाँ पर हमें ग्रामर का रूल जानना होगा, सेट का बाद टू वॉशरमैन, सेट का जगह आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे, कैन का जगह कुड हो जाएगा, ओके, और दिस का जगह दोस हो जाएगा। अब आप चेक करिए, अब देखिए मिस्टर कपूर आस्क्ड द वॉशरमैन वेदर ही कुड
ब्रिंग दिस क्लोथ वॉश एंड आयरन बाय मॉर्निंग, क्या ये सही है? या फिर नेक्स्ट चेक करिए, मिस्टर कपूर आज द वॉशर वेदर ही कैन तो नहीं होगा, कुड होगा। अब देखिए मिस्टर कपूर आज द वॉशरमैन कैन भी नहीं होगा, कुड होगा। मिस्टर कपूर आज द वॉशरमैन कैन, देखिए आपको एक रूल मालूम हो गया कि कैन का जगह कुड होगा, बस इसी से आप आंसर निकाल लोगे कि ऑप्शन ए करेक्ट है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपरसोनिक प्लेन कॉज, सुपरसोनिक प्लेन क्या कॉज करता है? नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, रेडियो एक्टिव। देखिए सुपरसोनिक प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो साउंड ऑफ द स्पीड से भी तेज भागता, साउंड का स्पीड से भी तेज है। जब सुपरसोनिक प्लेन चलता है तो साउंड का स्पीड का आगे आने वाला मतलब जो बैरियर होता है उस बैरियर को तोड़ते हुए जाता है। जो बैरियर को तोड़ने की वजह से कुछ साउंड्स बाहर आता है, साउंड्स निकलते हैं, उस साउंड को सोनिक बूम बोलते हैं, सोनिक बूम। इस वजह से सुपरसोनिक प्लेन हमेशा से नॉइस क्रिएट करता है, इस वजह से आंसर ए हो जाएगा, नॉइस पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 6:5 एंड द एक्सपेंडिचर इज 5:4, ईच ऑफ देम सेव 5000, फाइंड द इनकम ऑफ ए। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं भयंकर इजी ट्रिक से समझाऊंगी। देखिए ए एंड बी आप रेशियो में लिख दीजिए। बोला गया इनकम, इनकम 6:5 है, चलिए लिख दीजिए, आई लिख दीजिए इनकम। एक्सपेंस 5:4 है, एक्सपेंस 5:4 है। अब आप रेशियो को देखिए, इनकम 6:5 है, एक्सपेंडिचर 5:4 है। अब देखिए ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर में जो रेशियो है इसमें कितना फर्क है? 1 का फर्क है दोनों तरफ, ए का तरफ भी 1 का फर्क है, बी का तरफ भी 1 का फर्क है ना? ये 1 क्या हो जाएगा? ये सेविंग है। अगर आप इस तरह कंसिडर करें कि 6 रुपए इनकम होता और वो बंदा जो ए बंदा है वो 5 रुपए खर्च करता तो ऑब्वियसली वो 1 रुपए बचाता। तो रेशियो को हम इसी तरह माइन्यूट फॉर्म में लेके सॉल्व करेंगे और समझने का चीज है रेशियो बोलने से। अभी 1 रुपए बचाता है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन ये लोग जो ईच ऑफ दम से 5000 नॉट 1 रुपीज, तो ये 1 रुपीज किसका बराबर होता है? 5000 का बराबर होता है, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000। अब जो आपको ये यूनिट मिल गया ना, ये यूनिट सब कुछ भी निकाल सकते हो, जैसे कि ए एंड बी दोनों का इनकम भी निकाल सकते हो, दोनों का एक्सपेंस भी निकाल सकते हो। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में ए का इनकम पूछे, ए का इनकम फाइंड करना है, तो ए का एज पर द रेशियो कितना इनकम है? रेशियो के हिसाब से 6 इनकम है, तो हम इस यूनिट को 1 यूनिट इज इक्वल टू 5000 है ना, इस 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 30। तो आंसर क्या है? टोटल ए का इनकम 30,000। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको रेशियो प्रोपोर्शन को और अच्छी तरीके से समझना है तो हम मेरे प्लेलिस्ट में आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर मैथ्स का हर एक कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में विद शॉर्ट ट्रिक समझाई है, आप एक बार चेक करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेड कॉर्नर नोटिस इज इश्यू बाय, ये देखिए ये करंट अफेयर बेस एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे चलिए। लेकिन यहाँ पर इसका क्वेश्चन इस रेड बट नोटिस इज इश्यू बाय, इस नोटिस को कौन इश्यू करता है? देखिए इसका आंसर द इंटरपोल, इंटरपोल वांटेड पर्सन को ढूंढने के लिए ये नोटिस इश्यू करता है। नेक्स्ट देखते चलिए, who has been elected as the president of the board of control for cricket of India in October 2022, मतलब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट किसको चुना गया? देखिए ये भी डायरेक्ट करंट अफेयर बेस स्टैटिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर अगर रोजर बेन्नी, रोजर बेन्नी को 36 बीसीसीआई मेंबर एज ए बीसीसीआई प्रेसिडेंट का तौर से चुना गया आफ्टर सौरभ गंगोली। और ये रोजर बेन्नी 1983 जो इंडिया का वर्ल्ड कप विनिंग टीम से बिलोंग करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रोजर बेन्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है, ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days, क्या बोला है? ए बी सी तीनों मिलकर पीस ऑफ वर्क 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। चलो हम उसको सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 3 बंदे 4 दिन कंप्लीट करते। ओके, ए अलोन कैन डू इन 12 days, ए अकेला 12 दिन में करता। ओके इसको भी कंसिडर कर ले। बी अलोन डू इन द 18 days, बी अलोन 18 days में करता है। अब हमसे पूछे नंबर ऑफ डे टेकन बाय द सी, सी कितने दिन में करता है? आपको टफ लगता होगा लेकिन वेरी इजी अगर आप ट्रिक समझ गए तो। पहला चीज तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्क फाइंड करना है। टोटल नंबर ऑफ वर्क कैसे फाइंड करेंगे? इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, 4 12 18, हम इसका एलसीएम निकाले, 2 6 2 9, यहाँ पर जाएंगे 2 1 2 3 9, यहाँ पर 9 मिल जाएगा, 9 2 18 36, हमें यहाँ पर एलसीएम 36 मिलता है। अब देखिए ये जो 4 है, 4 कितना टाइम्स 36 है? 9 तो ये 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 36 होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9।
और ए का कितना दिन का वर्क है, 12 दिन, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करने से 36 होगा, 3, तो 3 लिख देंगे। और बी 18 है, 18 को 2 से। अब ये जो मैंने हम सामने लिखा ना, ये है एफिशिएंसी, इसको बोलेंगे, कंसीडर करेंगे हम एफिशिएंसी, यानी कि ए बी सी का एफिशिएंसी 9 है, ए का एफिशिएंसी 3 है, बी का एफिशिएंसी 2 है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए हमें फाइंड करना है सी कितने दिन में काम कंप्लीट करना है, और वर्क जो डेज, नंबर ऑफ डेज फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्क, टोटल वर्क यानी कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ये है फॉर्मूला डेज फाइंड करने का, डेज। ओके, और अगर एफिशिएंसी फाइंड करना है तो टोटल वर्क बाय डे, मतलब एक दूसरे को रिवर्स कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें फिलहाल तो डेज में, कितना डेज में सी कंप्लीट करेगा वर्क को, यही फाइंड करना है। तो हमें सी का एफिशिएंसी फाइंड करना है। हमें ए और बी का एफिशिएंसी मालूम है, ए और बी का टोटल एफिशिएंसी 5 हो गया, और ए बी सी का एफिशिएंसी 9 है, तो 5 यहाँ पर, और सी का एफिशिएंसी कैसे मिलेगा, सी मिल जाएगा ना, 9 - 5 = 4 मिल गया ना। ओके, सी का एफिशिएंसी 4 मिल गया। अब देखिए टोटल वर्क हमारे पास कितना है, 36, यही है ना टोटल वर्क 36, और एफिशिएंसी डेज फाइंड करने के लिए टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी है ना, तो एफिशिएंसी सी का कितना मिला, 4। अब बस काट दीजिए, 4 9 से 36, नंबर ऑफ डेज 9, मतलब सी 9 डेज में कंप्लीट कर देगा वर्क को। वेरी इजी टाइम और वर्क का क्वेश्चन, यदि आपको लॉजिक पता हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When did the Soviet Union disintegrated into 15 Commonwealth of Independent State? देखिए सोवियत यूनियन एक ऐसा कंट्री था, बहुत विशाल, बहुत सारा कंट्रीज को मिलाकर सोवियत यूनियन बनता था। ये ऑफिशियली डिसइंटीग्रेट होता है 1991 को, ठीक है। और ये डिसइंटीग्रेट होकर कंट्रीज बनते हैं जैसे कि रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान और बहुत सारा अदर, टोटल मिलाकर 15 कंट्रीज बनता है। तो ये डिसइंटीग्रेट कब होता है, 1991 में, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन व्हिच कैन नॉट बी फॉर्म, कैन नॉट बोला है, देखिए कैन नॉट बी फॉर्म यूजिंग द लेटर इन द गिवन वर्ड। कभी कभी कैन बी फॉर्म दिया रहेगा और कैन नॉट, आपको ये टर्म ध्यान से देखना होगा, क्योंकि कभी कभी बच्चे कैन बी फॉर्म देकर आंसर गलत कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कौन सा वर्ड नहीं बन सकता, देखिए रेंटल, REN, देखिए आर है, यहाँ पर ई है, एन भी है, टी है, ए है, एल भी है, तो ये बन जाएगा LU। यू देखिए इसमें है, ये पूरा इसमें यू नहीं है, यू मिसिंग है, तो मे भी ये नहीं बनेगा। ये जब ये आंसर हमें मिल गया तो चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हु टर्म द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज ए कॉसी फेडरल। अब मेन ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पॉलिटिक है। किसने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉसी फेडरल है? पहला चीज तो आपको ये मालूम होना है कि कॉसी फेडरल क्या है। कॉसी फेडरल का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन नाइदर यूनिटरी है और ना ही टोटल फेडरल है। अब आपको समझना यूनिटरी कॉन्सेप्ट क्या है, फेडरल कॉन्सेप्ट क्या है। मेरा पॉलिटी का क्लास है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं पॉलिटी, आप उस पॉलिटी का क्लास से आप सारे टर्म्स को समझ सकते हो। और हम गारंटी देते हैं कि आप अगर वो क्लास फॉलो करेंगे ना, आपका कोई भी पॉलिटी का रिलेटेड क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक बार आप चेक तो करके देखिए। चलिए, वो सारे पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है वो सेंटर और स्टेट का अंदर इक्वली डिवाइडेड है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट बिटवीन सेंटर और स्टेट, लॉ मेकिंग सब्जेक्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, ये सारे फेडरल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो सेंटर और स्टेट में इक्वली डिवाइडेड है उसको फेडरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। फेडरल यूनिटरी कॉन्सेप्ट क्या है? यूनिटरी कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट है जहां पर सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, स्ट्रांग थोड़ा वीक हो जाता है। जैसे कि इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंटर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो इमरजेंसी को यूनिटरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं कॉसी फेडरल। तो किसने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉसी फेडरल है? ना ही ये टोटली यूनिटरी है, ना ही ये टोटल फेडरल है। इसको कहने वाला KC वायर है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड एक क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, एक टर्म मिसिंग है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। पहला बात तो सीरीज को थोड़ा अच्छी तरीके से रीराइट कर लेते हैं। 2 5 14 11 26 17 एंड 38, नो सॉरी, और थोड़ा अच्छा से एक तरफ से लिख लेते, 2 5 14 11 26 17 38। आप सीरीज को थोड़ा पहले देखिए 2 सेकेंड। आप एक चीज नोटिस करिए, एक इवन ऑड, इवन ऑड, इवन ऑड, इवन, ऐसा है ना।
आप इवन इवन को एक तरफ कर लीजिए, इवन इवन इवन, ऑड ऑड को हम एक तरफ कर लेते, ओके, ऑड ऑड, ओके। अब देखिए इवन इवन का बीच में आप डिफरेंस निकालने की कोशिश करें, इवन ऑड में जाएंगे ना तो बराबर डिफरेंस नहीं आता है, इवन इवन में जाइए, आपको 12 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस होता है, 12 इंटू 12 माइनस 26 माइनस 14 12 का, और 38 माइनस 26 12 का। आप वही जगह ऑड ऑड का बीच में डिफरेंस देखिए, आपको 6 का डिफरेंस मिलता है, 6 का, यानी कि दो ऑड का बीच में 6 का डिफरेंस, और एक इवन के बाद एक ऑड आता। अब देखिए हमारा लास्ट नंबर 38 है, 38 के बाद क्या आएगा, इवन आएगा, ऑड आना चाहिए, और दो ऑड का बीच में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, मतलब 17 में हम 6 को प्लस करेंगे, 6 को प्लस करने से हमें कितना मिलेगा, 23। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी इजी भी है, और इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछते हैं, तो आप इस तरह क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CFC, CFC का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज इन, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस में यूज होता है, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। ये एक बायो का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या नुकसान होता है, हमारा अर्थ के सरफेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, आप बता सकते हो कौन सा लेयर है, ओजोन लेयर। सरफेस में नहीं, मतलब अराउंड 8 to 15 किलोमीटर हाइट में एक लेयर है जिसको ओजोन लेयर बोलते हैं। ये ओजोन लेयर इतना इंपॉर्टेंट है कि सूरज से, सन से आने वाला यूवी रेडिएशन से हमारे अर्थ को, धरती को बचाता है, जिस वजह से धरती पर ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, मतलब ह्यूमन लाइफ सर्वाइवल हो पाता है, चाहे कोई भी लाइफ हो सर्वाइव। क्यों, जब यूवी रेस यदि अर्थ के अंदर डायरेक्टली आ जाए तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला चीज तो क्रॉप डैमेज होने का सिचुएशन बढ़ जाएगा, स्किन कैंसर होने का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, बहुत सारे जितने भी लिवलीहुड है उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता। सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज हार्मफुल फॉर ओजोन लेयर। ओजोन लेयर कौन सा लेयर में प्रेजेंट है, क्वेश्चन आता है, इन विच लेयर ओजोन लेयर इज प्रेजेंट, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। सबसे नीचे, सबसे बेस लेयर कौन सा होता है, ट्रोपोस्फियर। ये सारे टॉपिक मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी, आप कनेक्टेड रहे मेरे चैनल से। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट 50 एक साथ अगर 150 क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना तो बहुत लेंदी हो जाएगा और बहुत से बच्चे बोर हो जाएंगे। सो 50-50 बेस्ट रहेगा, सोच के मैंने 50 किया। तो नेक्स्ट क्लास तक बने रहे, 50 क्वेश्चन हम तब देखेंगे।